बहुत बहुत स्वागत है हमारे विश्वास बैच पे। तो आपकी केस स्टडीज की डिमांड बहुत ज्यादा आते जा रही है। कमेंट सेक्शन में मैं देखते जा रही हूँ, जैसे केस स्टडी आते हैं बच्चे बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज हमें चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी केस स्टडीज को लेकर यहाँ पे आपके सामने आए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ज्यादातर केस स्टडीज आती है, जैसे आप पहले के पेपर्स में भी देख सकते हो, ज्यादातर जो केस स्टडीज आती है वो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक पे आती है, राइट। हाँ, इसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस फीचर्स पे आती है, बट मैं अगर प्रपोर्शन ऑफ केस स्टडीज कहूँ तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे ज्यादा केस स्टडीज आती है। तो डायमेंशंस को प्रॉपर्ली स्टडी करना, उसके जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जैसे अगर मैं सोशल एनवायरनमेंट कहूँ तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक में क्या आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जैसे हम केस स्टडी करेंगे ऑब्वियसली ये चीज आपके लिए जरूर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले केस स्टडी की। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं काफी होते हैं लेंथी क्वेश्चंस, और इसीलिए इन्हें पढ़ने में जाता है बहुत ज्यादा टाइम। बट सैंपल पेपर अगर देखा तो 1 मार्क से लेके 3 मार्क से लेके 4 मार्क से लेके 6 मार्क हर एक फॉर्म में केस स्टडी आ रहा है, राइट। और लास्ट क्वेश्चन तो भाई 1.5 पेज का तो क्वेश्चन ही होता है कभी कभी, राइट। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से करने का सबसे इंपॉर्टेंट टिप आप क्या याद रखोगे, तो इसके जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, राइट। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, तो जो स्टोरी लाइन होती है इसको कहते हैं स्टोरी लाइन, राइट। तो ये है आपका केस, और इस केस को स्टडी करते हुए उसके जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको आंसर करना होता है, राइट। तो थोड़ा सा अगर टाइम सेव हम करना चाहते हैं तो हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे सो दैट केस को स्टडी करते वक्त या रीड करते वक्त या समझते वक्त ही हमें पता हो कि हम इस केस में एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं, राइट। जैसे पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर डिस्कस्ड इन द अबव केस, विच फोर्सेस डिस्कस अबव। तो मुझे दो चीजें देखनी है, फीचर्स एंड फोर्सेस। फोर्सेस की बात करूं तो चलो जनरल है, स्पेसिफिक है, पता चल जाएगा केस में ना भी ढूंढे, बट फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे केस को स्टडी करते वक्त क्या देखना है, फीचर्स को देखना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं केस पे या तो स्टोरी पे, जो कहता है ब्राइट सर्विसेज एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है। ब्राइट सर्विसेज करके कंपनी है, इनका काम क्या है, तो टैक्सी सर्विस देना, जैसे ओला उबर है सेम तरीके से टैक्सी सर्विस देना, राइट। The company is targeting a revenue of 50 crores। ए रेवेन्यू हुआ नहीं है, जैसे हम गोल्स एंड टारगेट सेट करते हैं कि बाबा नेक्स्ट ईयर हमें अपनी कंपनी को ये मुकाम तक लेकर जाना है, वैसे ब्राइट सर्विसेज ने क्या कहा कि हमें नेक्स्ट ईयर 50 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए। ये हमने टारगेट सेट किया है जो हमें अचीव करना है, राइट। अब हुआ क्या कि विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज फाउंड एंट्रेंस ऑफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर। अब होता क्या है, कोई भी बिजनेस की आप बात करो, कंपटीशन तो उसमें आना है। तो यहाँ पे टैक्सी सर्विस में सेम चीज हुई कि ब्राइट सर्विस प्रोवाइडर को कंपटीशन फेस करना पड़ा, न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे आते गए, राइट, इन द मार्केट विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। मैंने पहले ही बोला था कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, ऐसा जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो आपको पहले से पता नहीं होता। पहले से पता नहीं है कल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये कैसा होता है, अनसर्टेन होता है। कल क्या होगा हमें नहीं पता, इसको क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मुझे जो मेरा पहला फीचर है वो यहाँ पे मिल गया है कि पहला फीचर यहाँ पे क्या है भाई साहब, तो पहला फीचर है यहाँ पे अनसर्टेनिटी, कि फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जैसे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर नहीं प्रेडिक्ट कर पाता कि कल जाके इतना ज्यादा कंपटीशन हमारे इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज अ गुड टीम ऑफ टेक्नीशियंस, ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। इनकी टीम काफी अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने आप को अडेप्टेबल बनाएंगे टू कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंजिंग होता है, कल क्या होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, बट हमें अपने बिजनेस को ऐसे बनाना है कि कल उठ के जो भी चेंजेस आए हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर सके। अगर किराने की दुकान है, आज टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन सेल्स आ गया है, फ्री होम डिलीवरी आ गया है, क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट ले रहे हो, हमें भी अपडेट होना है,
राइट तो एक कंटिन्यूसली चेंजिंग वर्ड आया, अडेप्ट वर्ड आया, तो यहाँ पे मुझे मेरा सेकेंड फीचर जो है मिल जाता है, जो कि है डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा कैसा होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब क्या, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और आप उसको रोक नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Continuously changing circumstances, it knows that if it has to expand in the new countries, it will have to learn the basic differentiating factors like traffic rules, technological aspects, etc. अब यहाँ पे ये ब्राइट सर्विस प्रोवाइडर क्या कह रहा है कि हमें एक कंट्री में बिजनेस नहीं करना, हमें एक कंट्री में बिजनेस नहीं करना, हमें अपने बिजनेस को मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपांड करना। तो सवाल यहाँ पे ये है, क्या हर कंट्री के कायदे, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे वहां की गवर्नमेंट के रूल्स हो, राइट, ये सब सेम होगा? क्या उनकी पॉलिसी सेम होगी? क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट सेम होगी? नहीं होगी। और इसीलिए आप जो भी कंट्री में बिजनेस करते हो, उस कंट्री के तौर तरीके, कायदे, कानून को जानते हुए वहां पे आपको ये बिजनेस करना होगा। और हर एक कंट्री के अपने अपने प्रोसीजर्स, लाइसेंसिंग, ट्रैफिक रूल्स, ये रिक्वायरमेंट होगी। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह सेम होता है? नहीं होता है। तो इस फीचर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं भाई साहब? इस फीचर को हम यहाँ पे कहते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब क्या, कि जरूरी नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह स्टैटिक हो, एक जैसा हो। ये बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बदलता है, क्योंकि कंट्री की गवर्नमेंट से लेके, पॉलिटिकल सिस्टम से लेके, लीगल सिस्टम से लेके, इकोनॉमिक कंडीशन से लेके सब कुछ डिफरेंट होता है, और इसीलिए इनका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus it understands that conditions are different in different कंट्रीज। तो यहाँ पे मैंने पूरा केस पढ़ा, मुझे पहले से पता था मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो भाई साहब मुझे यहाँ पे फीचर्स फाइंड आउट करना है। तो जैसे अडेप्ट वर्ड आया, पता चल गया डायनामिक है, राइट। नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, पता चल गया अनसर्टेनिटी है, राइट। डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, तो पता चल गया रिलेटिविटी है। तो ये जो कैच वर्ड्स होते हैं, जो फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, इसको केस को पढ़ते वक्त हमें समझना है। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने एक बार पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, आपको 2 बार पढ़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट पहले से पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा फोर्स यहाँ पे डिस्कस्ड है। तो 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर मेनली जो 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं वो मैं अगर कहूँ, तो फोर्सेस जो है वो डिवाइड होते हैं इनटू स्पेसिफिक एंड जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस का बेटा मतलब क्या होता है, एप्लीकेबल टू दैट बिजनेस ओनली। और जनरल का मतलब क्या होता है, एप्लीकेबल टू ऑल। तो यहां पे जब मैं 3 फीचर्स की बात कर रही हूं, जो कि है अनसर्टेनिटी, डायनामिक एंड रिलेटिविटी, तो यहाँ पे कंपटीशन कितना कब क्या बढ़ेगा पता नहीं है। तो कंपटीशन टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर में बढ़ा, तो एक ही कंपनी है जो टैक्सी सर्विस दे रही है? नहीं, और भी होगी, तो उनको भी इस कंपटीशन का इफेक्ट हुआ होगा, राइट। अगर यहाँ पे मैं डायनामिक एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ कि बाबा यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है या जो भी डिफरेंट फैक्टर्स है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं होगा, सबके ऊपर होगा, राइट। अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है, सबके ऊपर इम्पैक्ट होगा, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिविटी। तो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं, कोई भी बिजनेस अलग अलग कंट्री में अगर एक्सपांड करना चाहे तो उसको पता है कि अलग अलग कंट्री के कायदे, कानून, तौर तरीके अलग है और ये सबको अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंस ये तीनों फैक्टर्स जो है जनरली सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने कौन से फोर्सेस की बात की है, तो भाई जनरल फोर्सेस की बात की है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स भी बता दिए एंड कौन सा फोर्स था ये भी हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2, और वही ट्रिक जो है हम सारे क्वेश्चंस में आजमाएंगे क्योंकि हमें इसकी आदत डालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी सीन हियर अफेक्टिंग द लोकल कंपनीज रेवेन्यू।
तो ऑल इन ऑल मुझे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो हाईलाइटेड है वो मुझे यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इन डायमेंशंस में से मुझे ढूंढना है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, द मार्केट इज फ्लडेड विद बेटर क्वालिटी टॉयज ऑफ फॉरेन ओरिजिन। हमारे मार्केट में बेटर क्वालिटी टॉयज अवेलेबल है जो मेड इन इंडिया नहीं है बट कोई और कंट्री से, फॉरेन मतलब कोई और कंट्री से यहाँ पे आते हैं, राइट। द रिजल्ट इज फॉल इन रेवेन्यू ऑफ द इंडिजीनियस, या तो आप उसको लोकल कंपनीज कह सकते हो, एज देयर प्रोडक्ट्स आर मच इंटीरियर एंड आर ऑल्सो कॉस्टलियर, राइट। देखिए फॉरेन टॉयज आए कोई दिक्कत नहीं, बट इससे दिक्कत कब हुई कि जब ये फॉरेन टॉयज के कारण जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, उनके टॉयज नहीं बिक रहे। क्यों नहीं बिक रहे भाई साहब? तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे जो लोकल टॉयज है वो पुराने जमाने के भी है, थोड़े आउटडेटेड भी है एंड प्लस महंगे भी है, राइट। और इसीलिए इनकी जो डिमांड है वो मार्केट में काफी कम है कंपेयर टू फॉरेन टॉयज। एक क्यों कम है? क्योंकि वो लेटेस्ट है। लेटेस्ट है, क्यों लेटेस्ट है? क्योंकि यहां पे मैं बात किसकी कर रही हूं? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको, मुझे, हम सबको पता है कि इंडिया जो है वेस्टर्न कंट्री से या डेवलप काफी कंट्री से टेक्नोलॉजी में आज भी पीछे है। तो इंडिया में जो फॉरेन टॉयज आ रहे हैं, अगर ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस है प्लस हमारे टॉयज से सस्ते भी है, मतलब बेहतर भी और सस्ते भी, तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग वही चीज डिमांड करेंगे जो बेहतर भी होगा और सस्ता भी। तो इसीलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर के टॉयज जो है वो नहीं बिक पा रहे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके उस क्वालिटी के टॉयज बनाने हैं एंड दैट टू कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ते दामों में, राइट। तो यहाँ पे हम कौन से एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? तो वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कौन सा? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओगे तो अगेन यहाँ पे क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो वापस मुझे यहाँ पे डायमेंशंस को ढूंढना है, ठीक है। चलिए सीधा अभी केस स्टडी पे जाते हैं। अ रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अनाउंस्ड बाय द बैंक encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan। अब यहां पे वर्ड्स कैच करने, इंटरेस्ट बोला, बैंक लोन बोला, इंटरेस्ट कट, इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारे कौन से एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है भाई? तो ये सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये कौन सा एनवायरनमेंट आया, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जहां पे मेरी इकोनॉमिक कंडीशंस इन अ कंट्री चेंज होने की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा कम हुआ, ये कब होता है? जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री चेंज होता है, चाहे वो सेविंग्स को लेके हो, चाहे वो डिपॉजिट्स को लेके हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स को लेके हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो रिसेशन हो, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स है कौन से एनवायरनमेंट में आते हैं? तो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, जो एक पार्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, राइट। तो सबसे पहला इंटरेस्ट वर्ड दिखा तो मुझे पता है कि चलो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अब इंटरेस्ट कम हुआ तो अमित जो एक साइंस स्टूडेंट था वो एनकरेज हुआ कि चलो लोन सस्ता मिल रहा है ना, तो उसने एसबीआई से लोन लिया। क्यों लोन लिया? क्योंकि उसको एक एक्सपेरिमेंट करना था और एक ऐसी कार बनानी थी जो अपने आप को गार्बेज से फ्यूल कर पाए, मतलब आप कह सकते हो गार्बेज से एक गाड़ी चल पाए, ठीक है। अभी फ्यूल कैसे बनेगा पता नहीं है, वो यहाँ पे बताया नहीं गया है, बट उसको एक ऐसी गाड़ी का आविष्कार करना था, ठीक है। He developed such a car and exhibited it in the science fair, जो ऑर्गेनाइज किया था बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। उसे गाड़ी बनाने की सोची, लोन सस्ता मिला तो ले लिया और ऐसी गाड़ी बनाकर दिखाई और एक ऐसे एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया था, उसमें उसने प्रेजेंट किया एंड साथ ही साथ उसको फर्स्ट प्राइज भी मिला, राइट। तो नया आविष्कार करना, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया? तो भाई यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की जिससे एक गाड़ी गार्बेज से तक चल सकती है, ठीक है। तो पहले फ्यूल से चल रही थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी से, अभी गार्बेज से चल सकती है। तो इसको कौन सा चेंज कहेंगे? भाई ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है,
तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस दिए गए थे। ये जरूरी नहीं है एक ही हो, 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है। आपको यहाँ पे बोलेंगे नहीं कि भाई एक ही है या 2 है, आपको केयरफुली इसको देखकर इंपॉर्टेंट पॉइंट से डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 4। विद चेंज इन कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे वापस सवाल सेम है तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ही है। बट देखिए पहले लाइन में क्या बोला है, कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, तो लोगों की आदतें बदलना। ठीक है, आदतें बदलना, तौर तरीके बदलना, पसंद नापसंद बदलना, ये कौन सा एनवायरनमेंट है? एग्जैक्टली तो यहां पे मैं बात कर रही हूं अबाउट सोशल एनवायरनमेंट, जहां पे जो लोग होते हैं सोसाइटी में रहते हैं, उनकी पसंद नापसंद, आदतें, हैबिट्स बदलने के कारण बिजनेस को अफेक्ट होता है। तो ऐसे ही लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हुई। तो नीलेश जो पहले एक स्वीट मिठाई की दुकान चलाता था, उसने सोचा कि अभी हम स्विच करते हैं और चॉकलेट का बिजनेस करते हैं। तो ट्रेडिशनल मिठाई से हम थोड़ा सा शिफ्ट होके वेस्टर्नाइज कंसेप्ट पे आते हैं, चॉकलेट की हम दुकान यहाँ पे खोलते हैं। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेजेस एट रीजनेबल प्राइस। अब बिजनेस है तो बिजनेस तो चलाना है। अब दिवाली एक ऐसा टाइम है जहां पे लोग मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं, खरीदते हैं, तो तभी नीलेश ने क्या किया, बहुत सारी चॉकलेट्स बनाए अच्छे प्राइसेस और अट्रैक्टिव पैकेजिंग में अपने कस्टमर्स को उसने सेल किया। राइट, उसने ह्यूज डिमांड एंटिसिपेट की थी। उसने कहा था, उसको लग रहा था कि भाई चॉकलेट्स अच्छी बनाऊंगा, अट्रैक्टिव पैकेजिंग दूंगा, रीजनेबल भी दूंगा, तो क्यों नहीं लोग खरीदेंगे। उसको पता था कि अच्छी खासी डिमांड होगी, तो उसने एक स्मार्ट मूव क्या किया, उसने एक वेबसाइट बना दी chocolove.com, जिससे लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर सके। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन चीजों की बात कर रही हूँ, जहां पे मैं टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कर रही हूँ बिजनेस में। तो अगेन ये कौन सा एनवायरनमेंट है बेटा, तो ये है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, he got a lot of orders online and earned huge profit by selling the chocolates। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। नीलेश ने पहले तो अपने बिजनेस को शिफ्ट किया स्वीट से चॉकलेट पे। क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि लोगों की आदत बदली। इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की आदत, पसंद नापसंद बदलना, सोशल एनवायरनमेंट हो गया। दूसरा, डिमांड को पूरा करने के लिए उसने न्यू टेक्नोलॉजी को आजमाया। उसने वेबसाइट ओपन की जिसके थ्रू वो बहुत सारे ऑर्डर्स ले सके और उसको पूरा कर सके। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट आ गया? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने बिजनेस को ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 5। आई होप हम जैसे केस स्टडी करते जा रहे हैं, ये केस स्टडीज थोड़ी सी आपके लिए आसान होते जा रही है, क्योंकि हमारा काम ही यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अभी बहुत बड़ा केस है, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हाईलाइट हुए हैं। अब यहाँ पे नहीं बोला है कि फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है या डायमेंशन है, नहीं पता, बट कोई तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे दिए हैं। और कितने उन्होंने पहले ही बताया, 2, जो आपको इस केस स्टडी में पता करना है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स केस स्टडी है, बट जानबूझ के लिया है कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट, अब केस स्टडी क्या कहती है कि वर्ल्ड सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर जाइंट है। ये सॉफ्टवेयर जाइंट मतलब क्या? वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। ठीक है, जो बहुत लार्ज स्केल तक स्प्रेड होती है, लार्ज एरिया तक। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर जाइंट है। इट हैज मेनी ब्रांचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसीलिए तो उसको जाइंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत एरियाज में स्प्रेड होता है इनका बिजनेस। राइट, तो यहाँ पे उनकी बहुत ब्रांचेस है, और ना ही सिर्फ इंडिया में बट थ्रू आउट द वर्ल्ड इनके डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज है। द कंपनी नोज दैट इट हैज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट व्हेन इट वाज लिमिटेड ओनली टू इट्स नेटिव कंट्री। पहले ना ये कंपनी सिर्फ अपने नेटिव मतलब खुद के कंट्री में बिजनेस करती थी, बट इवेंचुअली उन्होंने सोचा कि अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपांड करना है, दूसरे कंट्रीज में भी एंटर करना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, विद द पैसेज ऑफ टाइम 20 साल में 20 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे 20 years, the economies of various countries have integrated।
ये 20 साल में ऐसे बदलाव काफी आए हैं जहाँ पे कंट्रीज ने मिलजुल कर साथ में मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर बहुत सारे MOM जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOUs, ये सब साइन करके ये लोग साथ में आए बिजनेस करने के लिए कि बाबा हम साथ में ग्रो कर सके, राइट। तो डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी इंटीग्रेट हुई है, जुड़ी है, सो दैट वो साथ में यहाँ पे बिजनेस कर सके। उसके कारण भी इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिला कि वो एक्सपैंड कर सके दूसरे भी कंट्रीज में, राइट। इन मेनी ऑफ द कंट्रीज वेयर इट हैज इट्स ब्रांचेस, द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है, लीडिंग टू मोर कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो अगेन एक फायदा हुआ, अब कंपनी है, कंपनी तो प्राइवेट सेक्टर है, राइट। तो बहुत कंट्रीज में गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे जो है बिजनेस से अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया है, पैसा हटाया है और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो इंक्रीज किया है। मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताया, आपने सुना नहीं? वापस बता देते हैं लिखकर। यहाँ पे मैंने कौन से कंसेप्ट की बात की थी? तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ कि पब्लिक सेक्टर जो है उसने अपना कंट्रोल कम करके किसके हाथ में दिया है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ये तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ डिसइन्वेस्टमेंट की। किसकी बात कर रही हूँ? डिसइन्वेस्टमेंट की, जहां पे गवर्नमेंट अपने स्टेक को, अपने इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करके किसको देते जाता है? तो प्राइवेट सेक्टर को देते जाता है, राइट। ये कब होता है? जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को रिड्यूस करना चाहे, कम करना चाहे, राइट। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी इज दैट द रोल ऑफ अ इनिशिएटर उन्होंने प्ले किया है। इनिशिएटर मतलब क्या? ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जिन्होंने ये एक्सपांशन की शुरुआत करी, दूसरे कंट्रीज में अपने बिजनेस को लेके जाने की शुरुआत करी, इसीलिए उनको ज्यादा फायदा हुआ। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? इसको कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं या जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हमें पहले पता चल जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज अगर पहले पता है, अगर हम उसको सबसे पहले ग्रैब करते हैं, फर्स्ट पर्सन जो अपॉर्चुनिटी को पहले ग्रैब करता है उसको हमेशा मैक्सिमम बेनिफिट होता है। हाँ, फिर लोग फॉलो करते हैं उस इंडस्ट्री में, उस जगह में कंपटीशन बढ़ता है, बट फिर भी जो फर्स्ट होता है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। दिस इज नोन एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो दो कंसेप्ट जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं वो है डिसइन्वेस्टमेंट एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट। यहाँ पे आप और एक कंसेप्ट लिख सकते हो, भले दो बोला है बट देयर आर 3। जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज कहती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज का बेटा मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही तो डिफरेंट कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई और हमने बॉर्डरलेस इकोनॉमी बनाने की शुरुआत की, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जो है इंटीग्रेट करके ट्रेड साथ में कर सके फॉर ओवरऑल बेनिफिट ऑफ ऑल द कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन भी बिल्कुल 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 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स केस स्टडी थी, बट यस ऐसी केस स्टडीज आती है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगेन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे आ गए, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे अब क्या दिया है कि एक्सेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अब ये अपना बिजनेस कहाँ से कर रहे थे भाई? तो पहले मलेशिया से कर रहे थे, राइट। But the company started exporting its products to India कब? When the Prime Minister announced relaxation in import duties। किसने अनाउंस किया? प्राइम मिनिस्टर। तो ये पहला ही डायमेंशन कौन सा आ गया भाई? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करो, गवर्नमेंट की बात करो तो ये ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल एनवायरमेंट आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया
who had direct online links with the suppliers to replenish stocks when needed. replenish मतलब जब भी स्टॉक खत्म होता है उसको वापस भरना, उसको बोलते हैं replenish. ठीक है, रीस्टॉक आप बोल सकते हो, राइट. बट ऑनलाइन लिंक्स, उनको आना नहीं पड़ता था, पूछना नहीं पड़ता था, ऑनलाइन ही उनके पास लिंक्स थे, वहां से उनको पता चलता था. जैसे स्टॉक खत्म होता था वो ऑर्डर प्लेस करते थे और वो स्टॉक को वापस रीस्टॉक कर देते थे, राइट. तो ऑनलाइन बोला. अगेन हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बेटा, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. तो यहाँ पे बस वो एक वर्ड का खेल है जिससे आप बहुत आसानी से डायमेंशंस पता कर सकते हो. ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, ये सारे आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं. वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे वर्ड्स आ गए तो ये आपके लीगल एनवायरनमेंट में आता है. ये हमें पता होना है, ठीक है. चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज as per the directions issued by the Supreme Court. लो भाई, सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं और सच्ची वो आ गए, ठीक है. as per the directions, अभी वापस डायमेंशंस है तो मैं लिखते जाऊंगी, है ना. directions issued by Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट बोला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कौन सा एनवायरमेंट आएगा. तो ऑब्वियस बात है लीगल एनवायरमेंट आएगा, ठीक है. चलिए, the government passed an order to ban the sale of tobacco products within the area of 200 meters of all the educational institute. किसने ऑर्डर पास किया, गवर्नमेंट ने. एक गवर्नमेंट बोला तो कौन सा डायमेंशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरमेंट आएगा, ठीक है. क्यों ये टोबैको को बैन करने बोला कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पे कौन पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है बच्चे पढ़ते हैं. अब टोबैको की बात करें तो हमें पता है कि टोबैको जो है इंजूरियस टू हेल्थ है, राइट. उसके अलावा जो लोग हैं वो आजकल बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हैं अपने हेल्थ और फिटनेस को लेके, क्योंकि उनको उसके बेनिफिट्स पता है, राइट. तो दिस इंडिकेट्स द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस कि भाई यहाँ पे ये जो टोबैको का बिजनेस है वो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली हम उसको प्रमोट करने में या बच्चों से तो दूर रखने की कोशिश करेंगे. बट मेन जो पूछा गया था कि भाई डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताइए, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो यहाँ पे दिए थे, सुप्रीम कोर्ट जिससे मैंने बोल दिया लीगल, देन हमने बोला था यहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट्स, तो यस वो था पॉलिटिकल. बट थर्ड जो डायमेंशन जो बच्चे यहाँ पे मिस आउट करते हैं वो है आपका सोशल एनवायरमेंट. एक कहां से वो भी बता देती हूं. तो यहाँ पे जब मैं कहती हूं कि भाई टोबैको बैन क्यों करना है या टोबैको क्यों सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. तो ये तो एक सोसाइटी में चेंज आ रहा है ना, जहां पे लोग जो है इवेंचुअली फिटनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, फिटनेस प्रोडक्ट से लेके फिटनेस सर्विसेज का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, राइट. पहले थोड़ी योगा बार और ये बार और पीनट बटर दिखता भी नहीं था यार मार्केट में, और आज देखो तो मार्केट फ्लडेड है ऐसे प्रोडक्ट्स से. नो शुगर, हेल्दी, जैगरी, ये वो. क्यों, क्योंकि लोग आजकल उसको डिमांड कर रहे हैं, राइट. तो लोगों की पसंद बदल रही, लोगों के प्रेफरेंसेस बदल रहे. तो अगेन दैट इज सोशल एनवायरनमेंट. यही पॉइंट बच्चे मिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट तो डायरेक्ट चीज थी, मिस नहीं करना है, ध्यान से चीजों को पढ़ना है, ठीक है. चलिए आगे जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 8. वापस लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अगेन यहाँ पे जो है इन द अबाउ कॉन्टेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया क्योंकि बहुत लंबा था, बट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट. उसके अलावा कोई भी दो वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखनी है. वैल्यूज तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई आपको कौन सी दो वैल्यू दिखाई दे रही है. इसका कोई एक गिवन या डेफिनेट आंसर नहीं होता है, तो केस को पढ़ते हुए वैल्यूज को मेंशन करनी होती है, ठीक है. बट डायमेंशंस को पहले देख लेते हैं, देन हम वैल्यूज पे ऑब्वियसली जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या कही गई है कि नवंबर 8, 2016, वो याद है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है. देखिए ये जो अनाउंसमेंट थी सबको ऑब्वियसली याद होगी कि नवंबर 2016 में इंडिया में क्या हुआ था. तो गवर्नमेंट ने 500 and 1000 की नोट जो है उसको रातों रात सर्कुलेशन में बैन किया था. उनको लीगल टेंडर मनी नहीं माना जाएगा ऐसा डिक्लेयर किया गया था. नोटबंदी आप जिसको कहते हो, ठीक है.
कंसेप्ट होता है डिमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था नवंबर 8, 2016। किसने अनाउंस किया था? तो गवर्नमेंट ने। एक गवर्नमेंट बोला तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला डायमेंशन यहाँ पे कौन सा आ गया? तो सबसे पहला डायमेंशन यहाँ पे आ गया पॉलिटिकल एनवायरमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट वर्ड आया तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरमेंट तो आना ही आना है, राइट। The government claimed that the action would curtail the use of illicit and counterfeit cash to fund illegal activity and terrorism. गवर्नमेंट ने ये भी एक्सप्लेन किया कि हम ये रातों रात क्यों कर रहे हैं या ये इतना बड़ा कदम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो करप्शन है कम हो, ब्लैक मनी कम हो, जिनसे टेररिज्म की फंडिंग होती है, ये टेररिज्म की एक्टिविटीज होती है, वो हम रिड्यूस कर सके। ठीक है, चलिए, लेकिन इसके कुछ गलत रिजल्ट्स भी आए। वन ऑफ द रिजल्ट था कि बीएसई सेंसेक्स एंड निफ्टी के 50 स्टॉक इंडाइसेस फेल ओवर 6% ऑन द डे आफ्टर द अनाउंसमेंट। नेक्स्ट दिन जैसे मार्केट खुला ना, तो मार्केट ऐसे जाने के बदले ऐसे गया। देयर वाज अ ह्यूज फॉल इन द मार्केट। बट ये मार्केट फॉल होना, स्टॉक फॉल होना, इंटरेस्ट रेट फॉल होना, इन्फ्लेशन आना, रिसेशन आना, ये सब कौन से फैक्टर्स है भाई साहब? तो ये सब यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशंस किधर आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। अब जाहिर सी बात है कि भाई इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसके कारण मार्केट फॉल हुआ, तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पे इस डिसीजन को हेवीली क्रिटिसाइज करना चालू किया कि भाई ये मूव गलत था, इसके ऊपर डिबेट्स हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ऐसी चीजें हुई। बट अगेन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ही हुई, पॉलिटिकल पार्टीज हुई तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ही आएगा। गलती से भी इधर लीगल चीजों पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। पीपल सीकिंग टू एक्सचेंज देयर बैंक नोट्स हैड टू स्टैंड इन लेंथी क्यूज एंड सेवरल डेट्स वर लिंक्ड टू द इनकन्वीनियंस कॉज्ड ड्यू टू रश। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लोगों की पसंद नापसंद, टेस्ट, प्रेफरेंस, डिमांड, सप्लाई बदला? नहीं। तो अगेन ये सोशल एनवायरनमेंट नहीं है। ये पीपल की बात करी तो सोशल ना, क्या सोसाइटल चेंजेस हुआ? क्या सोसाइटी में बदलाव आया? नहीं आया। लोगों को दिक्कत है, बदलाव आया क्या? नहीं आया। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन डिमांड फॉर पीओएस और कार्ड स्वाइप ये काफी इंक्रीज हुआ। ई पेमेंट ऑप्शन जैसे स्कैन एंड पे, यूपीआई, पेटीएम, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इनकी डिमांड काफी इंक्रीज हो गई, क्योंकि तभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जिनको नहीं भी करना था करना चालू किया, जिनको नहीं आता था सीखना चालू किया, जो रखते नहीं थे उन्होंने रखना चालू किया, राइट। तो ये जो ई ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रही हूं भाई, ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात कर रही हूं, ये सब कहां आता है? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। तो यहां पे ये 3 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेंशन है। ठीक है, अब दूसरी चीज मुझे क्या पूछी थी कि एनी 2 वैल्यूज मुझे यहां पे बताने हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये चीजें क्यों की कि हम यहां पे करप्शन, टेररिज्म इससे दूर रह सके, राइट। तो पहली वैल्यू जो यहां पे मैं कह सकती हूं वो है बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी का बेटरमेंट हो। यहाँ पे लोग टैक्स भरे, टैक्स इवेजन जो होता है, इवेजन मतलब टैक्स की चोरी होती है, वो लोग ना करे, गवर्नमेंट टैक्स ले सके सो दैट वो वेलफेयर ला सके, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड ला सके, पॉवर्टी रिड्यूस कर सके, ऐसे मेजर्स कर सके। ठीक है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू मैं कह सकती हूं प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। टेररिज्म से सोसाइटी को बचाना, दैट इज ऑब्वियसली प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। ऐसी कोई भी तो वैल्यूज आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी वर्ड्स में बिल्कुल इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन 9 जो है इट इज डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको अवेलेबल हो जाएगा इन द पीडीएफ, बट
के समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जवाब आप दोगे। और कहा नीचे कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं, भले हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाते बट पढ़ते जरूर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एंड कोट द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ व्हिच हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस मतलब क्या बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट समझना, स्कैन करना, प्रेडिक्ट करना क्यों जरूरी है ये आपको बताना है, और कौन सा पॉइंट कौन से लाइन के मुताबिक आपने बताया वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे सवाल ये है कि मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए फ्रॉम यूएसए comes to India to start a new business under the banner Ecom Creations Limited। मिस्टर अजय गए यूएसए जाके किया एमबीए करके सोचा कि इंडिया में जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, और क्या नाम, तो ईकॉम क्रिएशंस लिमिटेड के नाम से मैं बिजनेस करूंगा। किस चीज का बिजनेस करूंगा, तो भाई उन्होंने बोला मैं तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। किसके लिए, तो जो मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, जिन्होंने आपकी तरह से कॉमर्स लिया है, ठीक है, उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हम करेंगे। अब ऐसी मार्केट ऑलरेडी कंट्रीज जैसे यूके यूएसए में है, बट इंडिया में अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, ऐसे उनका मानना था, राइट। हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लरिशिंग इन इंडिया। अब देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है भाई साहब, इंडिया में अभी तक ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है जब तक अजय आए, तो उन्होंने सोचा कि भाई यूएसए यूके में तो ऑलरेडी ये चीजें चल रही है, तो वहां पे करके मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट इंडिया में नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, और इसीलिए वो इंडिया आए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, राइट। अब नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इन द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जैसे अजय जी का बिजनेस एकदम धूम मचा रहा था, बहुत सारे लोग इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हुए और अलग अलग स्ट्रीम्स में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है बनना शुरू हो गए, राइट। जवाब आप दोगे और कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। अब अगेन क्वेश्चन क्या कहता है, वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताना है, बट अगेन यहां पे बोला है कि भाई कौन सी लाइन पकड़ रहे हो वो भी तो बता दो, ठीक है, वेरियस लाइंस भी बताने, याद रखिएगा, ठीक है। अब सवाल क्या है, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो अगेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कभी भी ये बातें हुई तो आपको पता है कौन सा एनवायरमेंट है। यस, सबसे पहले मैं बात कर रही हूं पॉलिटिकल एनवायरमेंट की, और कौन से लाइन से मुझे पता चला, तो यहां पे मैं लिख दूंगी आफ्टर विनिंग इलेक्शन, ठीक है, और डॉट डॉट करके छोड़ दूंगी कि इस लाइन के द्वारा मुझे पता चला है कि ये तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, राइट। उसके बाद he initiated a Swachh Bharat campaign and invited various celebrities to be a part of this abhiyan, this program। तो स्वच्छ भारत, क्लेanliness, ठीक है, तो क्लेanliness की बात करूं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं कौन से एनवायरमेंट की बात कर रही हूँ, सोशल एनवायरमेंट, क्योंकि क्लेanliness जो है ये पार्ट है ऑफ द सोशल एनवायरमेंट, जहां पे मैं सोसाइटल बेनिफिट देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लाइन कौन सी, स्वच्छ, ठीक है, मुझे लाइंस एग्जैक्ट लिखनी होती है, यहाँ पे मैं अपने मन से नहीं लिख सकती हूँ, तो स्वच्छ भारत एंड इनवाइटेड, एंड देन मैं डॉट 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 करके छोड़ूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दिस स्प्रेड्स अवेयरनेस अमंग द पीपल इन द सोसाइटी एंड जनरली, देखो ऑलरेडी सोसाइटी बोला है तो ऑब्वियसली इट इज सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। पीपल स्टार्टेड बिकमिंग मोर केयरफुल एंड अवेयर अबाउट द क्लीनलीनेस अराउंड देयर एरिया। बहुत अच्छी चीज है, स्वच्छ भारत अभियान आया, लोगों ने जो स्वच्छता है उसका जो बेनिफिट है वो समझा, सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया सो दैट लार्ज क्राउड तक पहुंच सके, लोग उनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं तो उनको फॉलो कर सके, राइट। अब to continue its impact, a new service tax for स्वच्छ भारत was also started। एक नया सर्विस टैक्स स्टार्ट करना, टैक्स, तो टैक्स कौन से एनवायरमेंट में आएगा भाई साहब, टैक्स जो है वो आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट में, राइट। तो यहाँ पे लाइन कौन सी लिखोगे,
अ न्यू सर्विस टैक्स, ठीक है, डॉट 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 कॉमा, राइट, इन्वर्टेड कॉमा. अब the government is planning to import new and better technology to adapt new methods of treating the garbage. यहाँ पे खुद ही बोल दिया कि कौन क्या इंपोर्ट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बोला तो जाहिर सी बात है कौन सा एनवायरमेंट आएगा, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की, ठीक है. तो यहाँ पे लाइन कौन सी कोट करोगे भाई, न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड क्लोज, राइट. गार्बेज वेस्ट सेट द वेरियस डायमेंशंस. तो यहाँ पे मैंने पूरा केस पढ़ा, और केस पढ़ते पढ़ते जब गवर्नमेंट आया पता चला पॉलिटिकल है, टैक्स आया तो पता चला इकोनॉमिक है, न्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे, टेक्नोलॉजी आया तो टेक्नोलॉजिकल है, स्वच्छ भारत बोल रही हूँ, सोसाइटी के लोगों के लिए बोल रही हूँ, सोसाइटी के लोग कॉन्शियस हो गए तो ऑब्वियसली ये सोशल एनवायरमेंट यहाँ पे है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने 10 डिफरेंट केसेस किए, कुछ फीचर्स पे, कुछ इंपॉर्टेंस पे, बहुत सारे डायमेंशंस पे एंड कुछ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमने किए. तो एलपीजी से लेके इंपॉर्टेंस से लेके बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज आ सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा डायमेंशन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो प्रैक्टिस जारी रखिएगा. और जो सवाल पूछा था उसका कमेंट सेक्शन में जरूर हमको जवाब बताइएगा. दोबारा ऐसे केस स्टडीज के साथ जरूर मिलेंगे और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे. टिल देन पढ़ते रहना, ठीक है. अभी के लिए यहीं पे बाय बाय.